नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अपनी हार का खतरा नजर आ रहा है और इस हार के खतरे को देखते हुए उन्होंने अब अपनी पुरानी शैली तोड़ फोड़ और दूसरे तरीके से नैरेटिव को खराब करने बनाने की पूरी खेल शुरू कर दी है। उधर गोदी मीडिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इस तरह से प्रस्तुत करे कि वह यात्रा नैरेटिव नहीं बना पा रही है, उस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है और वो बेजा चली जा रही है। ये पूरा गोदी मीडिया उसी बात की भाषा बोल रहा है। तीसरा, जो तमाम सारे छद्म विपक्षी दल हैं वो भी अपना रंग दिखाने लग गए और इन सब के बीच राहुल गांधी लगातार एक ताकत बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण के साथ में बात को शुरू करूंगा। ताकत क्यों कह रहा हूं और जो हालात बन रहे हैं उन हालात में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कम से कम, यदि आज चुनाव हो जाता है तो कम से कम 80 सीटें हारने जा रही है और इसका गणित लगभग लगभग तैयार है। अब आइए मैं ये सब किस आधार पर कह रहा हूं और क्या है इसका पूरा। सबसे पहली बात, नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि राम मंदिर का यह कार्यक्रम करके और जिस तरीके से उसका नैरेटिव बना करके और एक पूरा ड्रामा क्रिएट करके वो एक छत्र जीत की तरफ बढ़ जाएंगे, वो नहीं हो सका है क्योंकि हमारे चारों शंकराचार्यों ने विधि शास्त्र विरुद्ध होते कार्यक्रम के कारण उससे दूरी बना ली और उन्होंने दूरी नहीं बनाई, उन्होंने शुभकामनाएं दी, लेकिन उन्होंने दूरी बनाते हुए कहा कि यह राम के अपमान का है, शास्त्रों के अपमान का है और हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक ही चलता है। तो ऐसी स्थिति में इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। गोबर पट्टी में, जिसे काउ बेल्ट भी कहते हैं, यानी हिंदी भाषी लगभग लगभग क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भले ही इसका कोई शंकराचार्यों का बहुत बड़ा प्रभाव ना पड़े, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो गैर हिंदी भाषी राज्यों में पड़ता है क्योंकि वहां पर आज भी सनातन धर्म को शंकराचार्यों के ही जरिए जाना जाता है और इसी का नतीजा है बार बार शंकराचार्यों के दर पर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या जो भी उनके तमाम सारे नेता हैं, वो जाते रहे। आज उन्होंने जब यह अपमान किया तो इसका संदेश पूरे देश में गया है और पूरा देश हिंदू धर्म की यदि पताका को उठाता है, सनातन धर्म की पताका को उठाता है, तो शंकराचार्य सामने आ जाते हैं। इसलिए उनका वह नैरेटिव तो बन नहीं पाया जो वो बनाना चाहते थे। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वह मणिपुर से शुरू हुई, अभी चंद ही हुई है, अभी नॉर्थ ईस्ट से बस आज पहली बार वो निकल के बंगाल में आई है। तो उसके पहले वो नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में घूमी, उन राज्यों को हिंदी पट्टी के अखबार अपनी खबरों में जगह भी नहीं देते हैं। तमाम अखबारों में सिंगल कॉलम वहां की खबरें छपती हैं, डबल कॉलम छपती हैं। इवन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी तरह हार हुई, उसको उन्होंने नहीं दिखाया, यानी उसका उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां की पट्टी में जरूर फर्क पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत बड़ा प्रभाव है मणिपुर का और राहुल गांधी ने मणिपुर से जब यात्रा शुरू की तो वहां की जनता ने उनके साथ में कदम से कदम मिलाया। हालात ये थे कि जहां जहां से राहुल गांधी निकले, जहां पहुंचे, वहां पर लोग उनके लिए जुट गए, चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। भले ही वो कहीं थोड़ी देर के लिए गए, कहीं ज्यादा देर के लिए गए, लेकिन जो भी हो, जब वो असम में आए तो असम की सरकार इतने से ही बौखला उठी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य,
और असम में हुआ ये कि उन्होंने तमाम तरह से समस्याएं क्रिएट की, एफआईआर दर्ज कर ली और पहले दिन से ही दर्ज करना शुरू कर दिया, और होते होते आखिरी दिन आते आते तक उन्होंने तो गिरफ्तार करने की तारीख भी बता दी। यह हिम्मत नहीं है उनमें कि अभी गिरफ्तार कर लें, यदि अपराध किया है तो गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, कानून तो यही कहता है। और यह तय करता है कौन? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। लेकिन यहां मुख्यमंत्री तय कर रहा है कब गिरफ्तारी होगी। चलिए मान लेते हैं मुख्यमंत्री कर रहा है, तो मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर का चीफ हो जाता है, वो गिरफ्तार करेगा और वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाता है। वो राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक देता है और इस बात को खुद स्वीकार कर लेता है क्यों उसने रोका। उसने कहा अयोध्या में चूंकि उसी समय वो कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए यहां मंदिर जाने से रोका। यदि आप नरेंद्र मोदी की बात सुने तो उन्होंने क्या कहा था, उसी वक्त में आप अपने यहां के इलाके के मंदिरों में और जाकर के ये करिएगा। आप समझ सकते हैं कि आपने यदि शंकर देव के मंदिर में जाने से रोका तो यह आपका डर दिखाता है, और यही डर नहीं दिखाता है, यह बात आपने खुद अपने बयान में स्वीकार कर ली। अब इन सब के बाद इससे अपने आप नैरेटिव बन जाता है कि यदि सरकारें डर जा रही हैं, मुख्यमंत्री डर जा रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जा रही है जहां भाजपा की सरकारें हैं, तो आप इससे समझिए कि कितना डर है। और यही डर कांग्रेस के लिए जीत की दिशा देता है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत और सच की आवाज बुलंद करो। तो जब वो ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं तो जनता उनके पीछे चल देती। कई लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस का संगठन कहां है, क्या है। मुझे कई सारे लोगों के ऐसे बयान मिले जो कहीं किसी उससे संबंधित नहीं थे, उन्होंने राहुल गांधी को यूट्यूब पर और दूसरे चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर सुना था, उन्हें लगा, और वो जब अब मिले उन्होंने उनको सीधे सुना, तब वो उनके इतने बड़े मुरीद हो गए और कहते हैं कि साहब हम उनके लिए अब काम करेंगे, अपने पैसे से करेंगे। यानी अब संगठन की जरूरत नहीं। ये वही स्थिति है जैसे देश की आजादी के समय रहा। देश की आजादी के समय भी कमोबेश यही हाल था, आज भी स्थिति वही है, और जब यह स्थिति हो तो यह लड़ाई होती है। अब इसी जगह आता है, आज दो विचारधाराएं फिर है, एक गांधी नेहरू की विचारधारा और एक विचारधारा जो फासिज्म की विचारधारा है, यानी सब कुछ खत्म कर देने की, लूट लेने की, छीनने की विचारधारा है, जो आपको देने की नहीं है बल्कि आपका शोषण करने की है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं शोषण करने की और सारी चीजें, आपको धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, दंगे फसाद कराए जाते हैं और सब कुछ आपने देख लिया। एक दिन 22 जनवरी को एक जो प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरीके से कारपोरेट मॉडल में, पीआर मॉडल में पूरा कार्यक्रम हुआ, उसके परिणाम स्वरूप तमाम जगह देश भर में अश्लील गानों के साथ में, दूसरे समुदाय को गाली देने वाले गानों के साथ में और तरीके से तमाम चीजें हुई। मुंबई में हमने देख लिया किस तरीके से झंडा लगाए मुस्लिम कॉलोनियों में घुस जाते हैं, उनकी मस्जिदों के सामने गाली गलौज करते हैं और चीजें करते हैं। नतीजा क्या होता है, वो भी यदि प्रतिक्रिया करते हैं तो फिर दोनों पक्षों में हालात खराब होते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और करते हैं। नतीजा ये होता है कि वहां पर भाजपा की सरकार है तो साहब बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन बुलडोजर निर्दोष लोगों के उस पर चलता है और जो दोषी हैं वो तो निकल जाते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल है। ये बताता है कि यह सारे कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ नफरत को भड़काने, अंदर से आप ईश्वर के यदि पूजा करते हैं तो उससे प्रेम कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, खुश होइए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, प्रसाद बांटिए, सब कुछ करिए, खुशियां मनाइए, लेकिन आपको यह हक तो नहीं है कि किसी दूसरे की मस्जिद में घुस जाएंगे, चर्च में घुस जाएंगे और जगह घुस जाएंगे, लोगों को मारेंगे, गालियां देंगे और ये करेंगे, आग लगा देंगे। तो साहब जब इस तरह की हो तो आप समझ सकते हैं, इससे हमें 1989 याद आता है, जब इसकी का प्रयोग 90 में शुरू कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब देखा कि राजीव गांधी ने हिंदू और मुस्लिम सभी की सहमति से शिलान्यास करवा दिया और राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया,
यह सारा पूरा ड्रामा उसी लिए, क्योंकि शांति से नहीं चाहते। शांति से होगा तो वोट बैंक में नहीं तब्दील होगा, इसलिए इसे वोट बैंक में तब्दील करना है। तो साहब ये खेल, इसलिए पूरे मीडिया को लगा दिया गया कि पहली बात राहुल गांधी के उसको कहीं पर प्रेजेंट नहीं देनी है, और फिर दूसरा उसको बताना है वो तो कोई नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहा है। बहरहाल अभी वो निकली कितने दिन है, आज 12वें दिन जब वो पश्चिम बंगाल पहुंची तो पश्चिम बंगाल में उसका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन ममता बनर्जी गायब है। वो सहयोगी है, बुलाई भी गई है, लेकिन गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उन्हें खतरा लगता है कि वो जिस कांग्रेस को तोड़ करके आज इतनी बड़ी पार्टी बना पाई है, वह कांग्रेस कहीं फिर से बंगाल में खड़ी हो गई तो उनके लिए जगह नहीं बचेगी, और कांग्रेस मजबूत हो गई तो उनका जो मिला जुला खेल है वो खराब हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी यदि नाराज हो गए तो उनके भतीजे अभिषेक भी शायद नहीं बचेंगे। और ईडी के जाल में जिस तरीके से फैला हुआ है वहां उसमें, और इसको आपने देखा कि पूरे विपक्ष के जब कैंडिडेट होते हैं तमाम सारे लोग, तो उस समय में चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, और ऐसी स्थिति में वो समर्थन किसको कर देती हैं? बिल्कुल खिलाफ जाकर के उस जगदीप धनखड़ का, जिसने सभी को निकाल बाहर किया सदन से। तो आप समझ सकते हैं ये ममता की अपनी राजनीति है। चलिए इसके बाद आइए ममता की ही राजनीति पर आगे बात कर लेते हैं। ममता का कैरेक्टर क्या है? जब कांग्रेस 1996 में मरणासन हो चली थी और उस समय ममता ने छोड़ दिया कांग्रेस को और भाजपा के साथ मिलकर के उनकी सरकार में मंत्री भी बनी और सब कुछ रहा, सारी चीजें आपने देखी। जब तक भाजपा रही, सरकार रही, उसमें मंत्री रही। उसके बाद में फिर वो कांग्रेस सरकार में जब आई तो वहां पर आकर के मंत्री बन गई, और कांग्रेस की मदद से जब वो वहां चुनाव लड़ी और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन गई, तो फिर धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म करने का काम शुरू कर दिया। तो यह खेल है। और जब फिर उन पर हमला हुआ, सारी चीजें हुई, नरेंद्र मोदी की नई नीतियों से उन्हें तकलीफ हुई, तो फिर वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। और अब जब लग रहा है कि चुनाव तक पता नहीं, जब तक नतीजे आएंगे तब तक उनके साथ क्या हो सकता है, इसलिए वो फिर से एक बार उसी नैरेटिव में, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा का उनके लोग और तमाम तरह से विघ्न डाल रहे हैं, और उन्हें पीड़ा है कि कांग्रेस यहां पर यह यात्रा राहुल गांधी क्यों निकाल रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने इतना बड़ा दिल दिखाया था पिछले चुनाव में कि उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव से लगभग विड्रॉ कर लिया था कोविड का बहाना देकर के। और इसी तरह वामपंथियों, कांग्रेस पार्टी का वहां पर यूपी से ज्यादा वोट बैंक है, और इसी तरह वामपंथियों का तो वो गढ़ भी रहा है। तो कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, वामपंथियों का भी गढ़ रहा है, और आज कांग्रेसियों से जो तोड़े गए कांग्रेसी, उनके बूते ममता वहां पे, इसलिए खतरा है। तो ये वो दल है जो सत्ता के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए नहीं। इसलिए कहता हूं क्षेत्रीय दल तमाम सारे ऐसे हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आजकल नीतीश की बड़ी चर्चा चल रही है। नीतीश ये हो जाएंगे, नीतीश वो हो जाएंगे। नीतीश अपनी जो पूरी राजनीति है उसकी शुरुआत ही उन्होंने कांग्रेस विरोध से की थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन जनसंघ के साथ मिलकर के तमाम तरह से जुड़े रहे। चाहे 1977 की कर्पूरी ठाकुर की सरकार हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, जो उस समय जनसंघ होता था। और जब उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करी और मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात करी, तो समर्थन वापस ले लिया था इसी जनसंघ ने, और सरकार गिर गई थी कर्पूरी ठाकुर की। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, उसने पिछड़ों को आरक्षण देने की जो मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट थी उसे लागू किया, जो सपना था कर्पूरी ठाकुर का। यानी उनका सपना कांग्रेस ने पूरा किया। लेकिन जब कांग्रेस हटी और सारी चीज हुई,
तो उस स्थिति में जब नीतीश कुमार ने जनता दल के साथ सरकार बनाई थी, आप याद कर लीजिए, वो जनता दल के साथ में जो सरकार बनी थी, वो जनता दल की सरकार वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। फिर उसके बाद में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे, और जब वो मुख्यमंत्री बने, समता पार्टी उन्होंने बनाई, फिर वहां आए, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सालों साल वो रहे। जब भारतीय जनता पार्टी से उन्हें धक्का लगा तो 2015 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा लालू जी के साथ, और उसके बाद में जीतने के बाद में फिर पाला बदल के भाजपा में चले गए। फिर उसके बाद में जब भाजपा ने उन्हें झटका दिया तब वो फिर यहां आए, और आप देख रहे हैं आजकल उनके रुख को देख रहे हैं, फिर आजकल वो बार्गेनिंग कर रहे हैं और तमाम चीजें, क्योंकि वो पद के बिना रह नहीं सकते। चाहे मंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, उसके लिए वो बेचैन, और उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल के दिन वो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, और केंद्र में उनके लिए प्रधानमंत्री या डिप्टी सीएम जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में वो घबराए हुए, और पिछड़ों का जो राजनीति करते थे, तो राहुल गांधी ने पिछड़ों की राजनीति को और आगे लंबी लकीर कर दी है। उन्होंने कहा हम पूरे देश स्तर पर इसे लागू करेंगे और सबको देंगे। उन्होंने जो 5 सिद्धांत बनाए हैं, युवाओं को न्याय हो, चाहे नारी को न्याय हो, चाहे सहभागिता का न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, जो भी है, 5 उंगलियों के 5 न्याय जो हाथ के होते हैं पंजे के, तो उसके आधार पर उन्होंने किया, वो खतरा उन्हें दिखाई देता है, इसलिए उनकी स्थिति का। लेकिन नीतीश कुमार के जाने से क्या इस गठबंधन को नुकसान होगा? जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो एक बड़ी चीज आती है कि नहीं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। कैसे? यदि लोग पूछेंगे तो बताता हूं। इसको फायदा ऐसे होगा, ये नीतीश नहीं रहते हैं तो भी बिहार के अलावा तो कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। और बिहार में जो हालात है, नीतीश कुमार कहां 54% वोट के साथ होते थे, और आज जब अभी पीछे चुनाव हुआ था तो वो 33% के वोट पर आ गए। इतना वोट परसेंटेज घट जाने के बाद में उनकी स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो चले जाते हैं, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने सालों तक सत्ता में रहे, तब कर्पूरी ठाकुर को वो भारत रत्न नहीं दिला सके। इसके लिए दबाव तब बना जब वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ में थे, तब भाजपा को खतरा लगा, इसलिए दिया, पिछड़ों के वोट के लिए दिया। और नीतीश कुमार तब जातिगत जनगणना करा सके अपने राज्य में जब वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे, भाजपा के साथ थे तब नहीं करा सके। ये संदेश है कि भाजपा के साथ पिछड़ों को न्याय नहीं दिला सकते हैं, आज तक नहीं दिला सके थे, इतने साल की पॉलिटिक्स। ये अपने आप में संदेश। इसके बाद आइए, जब हम आप इससे आगे बढ़ते हैं तो ये क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है, अब ज्यादा क्या बोलूं, जिस तरह से है वो अपने स्वार्थ को लेकर के, और आप यदि इतिहास देखें तो इनकी राजनीति स्वार्थ से शुरू हुई इसलिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि यदि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम का फायदा मिलता है तो कहां मिलता है? हिंदी पट्टी में मिलता है, इसके अलावा तो नहीं मिलता है। दक्षिण में राम के लिए कोई वो नहीं, वहां पर द्रविड़ संस्कृति है, शिव को है, शाक्त को है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, वहां पर भी बटा हुआ है। और बहुतायत कहीं कृष्ण संप्रदाय से है, कहीं दूसरे और उससे। तो राम को लेकर के जो भीड़ है वो हिंदी पट्टी में जाता है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जितना भी वोट बढ़ा ले उसको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला। तो ऐसी स्थिति में ये समझिए कि नुकसान ना कांग्रेस को होना है, ना आरजेडी को होना है, नुकसान सिर्फ उन लोगों को होना है जो इस गठबंधन से बाहर जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट घट रहा है, दक्षिण में घट रहा है, दूसरे और राज्यों में घट रहा है, महाराष्ट्र में घट रहा है। जब इस तरह की स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा वो दूसरी चीजों को मानता है, वो अंबेडकर पे जाता है, वो दूसरे और अंबेडकर के बेटे इसके खिलाफ खड़े हुए।
तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने एक कमाल कर दिया है। और उसने जो कमाल किया है उसका नतीजा यह है कि यदि ये अलग भी होते हैं तो उस स्थिति में भी कांग्रेस फायदे में रहेगी और उसका जो पुराना यूपीए गठबंधन है वही मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में पूरी तरीके से आ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 80 सीटें घटती दिखाई देती। उनकी 80 सीटें घटने के बाद में इन क्षेत्रीय दलों के पास में फिर स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ आने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए सरकार तो अब मोदी की नहीं बनती है। तो एक शब्द में कहें कि मोदी तो गयो। तो इस बात को समझ लीजिए, ये नैरेटिव राहुल गांधी ने दे दिया है। इसी के डर के कारण गोदी मीडिया उसे कहता है कि वो नैरेटिव नहीं बना पाए। जय